हेलो एवरीवन, स्वागत हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी को पता है कि क्षितिज हम भाग 1 कर ही रहे हैं कक्षा 9वीं का। तो अब आज हम बात करेंगे, पिछला जो लेसन है वो चपला देवी का जो था, उसके बाद में आज हम आएंगे हरिशंकर प्रसाई के बारे में। तो पढ़ लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। सभी जानते हैं सेकंड ग्रेड की भर्ती अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो सिलेबस एक्चुअली बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी 9th है, फिर 10th करनी है, 11th 12th बहुत ही बड़ा है। और एक बार करके सिर्फ हटा नहीं देना है, उसको 3 से 4 बार तो रिवीजन भी करना होगा ना, तो है बहुत बड़ा। फटाफट कीजिए, जिन्हें ज़रूरत है उनको भी शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हरिशंकर प्रसाई के बारे में। आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, जो जो आपको बताया जाएगा। देख लेते हैं इनके परिचय के बारे में। ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। बहुत बहुत सारी ख्याति इनको मिली है व्यंग्यात्मक लेख में। ठीक है, इन्होंने जो व्यंग्यात्मक लेख अपने लिखे हैं उससे इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली है। पढ़ लेते हैं एक बार। ये देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। तो जन्म पूछ लिया जाएगा सन 1922 में। कब? सन 1922 में। याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है आपको। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। कैसी पत्रिका? वसुधा नामक। क्या है वसुधा? देखिए, एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी ये, आप लिख लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप लिखिए, और यदि आपके पास कोई रजिस्टर है तो आप उसमें भी नोट डाउन कीजिए। जबलपुर से वसुधा, वसुधा जो एक पत्रिका है वो मासिक पत्रिका थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं। देखिए, पूछा जा सकता है कि जो व्यंग्य लेखकों में अग्रणी नाम किसका है, तो वो हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इनके कुछ जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनका कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये सभी क्या हैं? उपन्यास। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में, ये सभी निबंध संग्रह हैं, तो आप देख लीजिए इन्हें। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी क्या है? व्यंग्य संग्रह है। चलिए, भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधी, बेईमानी आदि पर लिखे अनेक व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। इनका जो व्यंग्य लेखन है वो परिवर्तन की चेतना, चेंज लाना चाहता है। ठीक है, सोए हुए को जगा रहे हैं ये। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे, ताकि जो आमजन है उन तक भी अपनी वो बात, अपने वो विचार पहुंचा सकें। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। देखिए, अब जो पाठ का जो शीर्षक है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। ठीक है, ये किस शैली में लिखा गया है? तो निबंध।
ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर प्रसाई द्वारा जो लिखा गया है वो किस शैली में है, तो वो निबंधात्मक शैली में आपको देखने को मिलेगा और ये व्यंग्य करते हैं इसमें प्रेमचंद के फटे जूते पर। देखिए, परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं आगे। हाँ जी, ये देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। अब कोई पिक्चर की बात कर रहे हैं, वो कोई फ़ोटो की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चित्र मेरे सामने है। आप इमेजिन भी कीजिएगा, इमेजिन करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगा, समझ में आता रहेगा। इमेजिन कीजिए, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहना हुआ है। तो जो प्रेमचंद की फ़ोटो है वो देख रहे हैं कि उनकी पत्नी के साथ वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर रही है। जो गालों की हड्डियां हैं वो कैसी उभर रही हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। यानी कि कमज़ोर तो हैं लेकिन जो मूछें हैं वो चेहरे को कैसी बतलाती हैं, एकदम भरा भरा। पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद यानी फीते है ना, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब यूं ही एवं कहीं से डाला हुआ है, कहीं से डाला हुआ है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। वो जूते पर होती नहीं है, जब जूते के लेसेस बांधते हैं तो वो एक लोहे की गोल गोल टाइप में जो पतरी होती है वो निकल चुकी है अब। ठीक है, वो सिरों में से, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। अब जब वो निकल गई है, वो आसानी से क्या है कि जो फीते हैं वो डल जाते हैं, अब उनमें डालने में परेशानी हो रही है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब कोई मतलब ही नहीं है, कैसे भी उसको कस लो, बांध लो और बस पहनने से मतलब है। दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद है। प्रश्न बन गया साहब यहाँ पर, कैसे पूछा जा सकता है कि कौन से पैर के जूते में छेद था, तो बाएं। ठीक है, बाएं जूते में बड़ा छेद था और जो दाहिने पाँव का जूता था वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई थी। तो जो बाएं जूते का जो पैर है उसमें से अंगुली जो है बाहर निकल आई थी। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अब मैंने जो फोटो देखी, मेरी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ जूते भी अटक के रह गई भाई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। व्यंग्य कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की ऐसी पोशाक होती है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। कितनी खूबसूरत और गहरी बात है। कई बार हम देखते हैं क्या, हम खुद भी अगर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं तो बड़े सज धज के करवाएगा इंसान। ठीक है, थोड़ा अपने आप को एकदम मेंटेन रख के खिंचवाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जो हैं वो बिल्कुल सादगी को दिखा रहे हैं, जैसे वो आम दिनों में रहते हैं वैसे ही वो फ़ोटो में भी नज़र आ रहे हैं। तो इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये तो वैसे ही बहुत गुणी हैं। तो कपड़े या पोशाक बदलने का गुण कहाँ से है इनमें। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। ये कोई आडंबर, कोई पोशाक नहीं बदलता नहीं है कि भाई आज मैं जूते नए पहन लूँ क्योंकि मुझे तो फ़ोटो खिंचानी है, ऐसा नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है, ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती का थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा।
विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब वो फ़ोटो तो देख रहे हैं और वो मतलब प्रश्न भी कर रहे हैं उसी फ़ोटो से कि भाई क्यों तुमने अपनी धोती का थोड़ा सा कपड़ा नीचे खींच लेते तो वो अंगुली ढक जाती, मगर तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तुम तो बेपरवाही से बड़े विश्वास के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, ना ज़रा कोई लज्जा करी, ना संकोच किया, ना झेप हुई, अपनी बस फ़ोटो क्लिक करी और चल दिए। ठीक है, फोटोग्राफर का काम है रेडी प्लीज़, भाई उन्होंने रेडी प्लीज़ कहा और फ़ोटो खिंच गई, थोड़ा सा तुम भी मुस्कान लेकर आ गए थे, कोशिश की कि मैं मुस्कान लेकर आ जाऊं, बट असल में अंदर से मुस्कान नहीं निकल रही थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ कैमरे को देखकर मुस्कान आ रही थी। ठीक है, दर्द कितना था उस मुस्कान में वो पता चल रहा था। मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, यह उपहास है, व्यंग्य है। बहुत गहरी बात है। यह आदमी कैसा है जो खुद के फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या खिंचवाते नहीं। भाई अगर फ़ोटो ही तुम्हें खिंचवाने का इतना ही शौक़ आ रहा था तो अच्छे खासे जूते ही पहन लेते या फ़ोटो ही मत खिंचवाते। क्यों खिंचवा रहे थे भाई फ़ोटो? फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? भाई फ़ोटो अगर नहीं खिंचवाते तो क्या हो जाता? मत खिंचवाते फ़ोटो। ज़रूरी है कि फटे जूते में फ़ोटो खिंचवाना है? अब देखिए आगे, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मतलब इतने बड़े तुम लेखक हो, इतनी तुम्हारी ख्याति है, उसके बाद में तुम्हारे पास जूते नहीं है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बड़ी अजीब विडम्बना है। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। क्या कहते हैं वो परसाई साहब कि जब ये फ़ोटो मैंने देखी, मैंने देखा कि बाएं पैर का जो अंगूठा है वो बिल्कुल झांक रहा है, तो फ़ोटो को देखते देखते मुझे मतलब रोना सा आ गया, लेकिन मैं उस आंसू को रोक देता हूँ। ठीक है, उन आंसू को रोक देता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कितनी पीड़ा में हो, तुम्हारे कलेश को अपने भीतर में महसूस कर रहा हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द जो तुमने फ़ोटो में दिख रहा है ना, आंखों का तुम्हारा तीखा दर्द व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। मुझे हंसी सी आ जाती है। भाई पत्नी के आग्रह करने पर फ़ोटो खिंचवाने गए थे। ठीक है, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। अरे भाई क्या बात है प्रेमचंद, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हो? समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते ही मांग लेते। भाई अगर आपको फ़ोटो का महत्व होता, इम्पोर्टेंस पता होती कि क्या होती है फ़ोटो, तो आप जूते ही मांग लाते 2 मिनट के लिए कि मैं जूते ज़रा फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहन लूँ। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। लोग तो शादियाँ कर लेते हैं मांगे हुए कोट से, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। मांगी हुई मोटर से क्या निकालते हैं? बारात भी निकाल लेते हैं। और तुम सिर्फ एक जूता तक नहीं मांग सके? फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। ठीक है, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए तो साहब बीवी भी मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। अरे भाई फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते ही मांग लेते। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिसमें फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। समझ रहे हो? बात की गहराई को समझो, है ना? एंजॉय करना है, पढ़ना है, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन समझो बात को। वो कह रहे हैं कि मतलब इतनी आपके अंदर समझदारी कि वो कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, क्यों किसी से मांगना या फिर किसी से मांग कर अपना काम निकलवाना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी समझ से बाहर है, समझ से परे हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते क्या? तुम्हें नहीं पता फ़ोटो लोग क्यों खिंचवाते हैं? भाई एक बार फ़ोटो क्लिक हो गई, रखी रहती है काफ़ी लंबे समय तक। लोग तो जो है कोर्ट तक मांगते हैं। ठीक है, शादी करने जाते हैं तो वर वधू जो शादी होती है तो लोग तो मांगे हुए कोर्ट से शादी तक कर लेते हैं। लोग तो बीवी तक मांग लेते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बारात भी निकालते तो मांगे हुए से, तुम जूते तक नहीं मांग सकते? क्या तुम्हें फ़ोटो का महत्व बिल्कुल नहीं पता है? यहाँ तक कि लोग जब फ़ोटो खिंचवाते तो परफ्यूम, इत्र यानी कि परफ्यूम,
जो खुशबूदार होती है द्रव्य पदार्थ जो है वो तक मांग लाते हैं, या फिर वो उसको लगा के जाते हैं, ताकि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इत्र लगा के जाऊंगा तो क्या है कि फ़ोटो में से खुशबू आएगी। और तुम फटे जूते में ही चले गए फ़ोटो खिंचवाने। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर तुम्हारे फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। समझ रहे हो कि मतलब आप तो इतने आपको इतनी ख्याति मिली हुई है, आप तो इतने विख्यात हैं, उसके बाद में आपने फटा हुआ जूता पहना हुआ है। ये देखकर मतलब अंदर से तीखी चुभन हो रही है मुझे कि कैसी विडंबना है। आप तो उपन्यास सम्राट हैं, युग प्रवर्तक हैं, महान कथाकार हैं, उसके बाद भी आपके पास जूते नहीं हैं। तो ये बात क्या है, परसाई साहब को चुभ रही है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। जैसे कि ऊपर से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, बट हाँ अंगुली जो है बाहर झांकती नहीं है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, जो सोल होता है वो फट चुका है। अंगूठा ज़मीन से खिसता है, अंगूठा जो है वो ज़मीन, जब मैं चलता हूँ तो वो ज़मीन से क्या रगड़ खाता है, खिसता है। और पैनी मिट्टी पर कई रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। जब मिट्टी अगर पैनी आ जाती है तो कई बार अंगूठा लहूलुहान मतलब खून से लथपथ भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत लाइन। देखो मतलब बताया क्या गया है कि लोग बाहरी रूप में अपने आप को सजा धजा देते हैं, एक्चुअली गुण में नहीं है, लेकिन वो बाहरी रूप से अपने आप को इतना टिप टॉप टाइप का दिखा रहे हैं। यहाँ पर महान कथाकार हैं, महान उपन्यासकार हैं, युग प्रवर्तक हैं, लेकिन उनके पास में ना तो पोशाकें हैं और ना पहनने को जूते हैं। ऐसे ही परसाई साहब अपने बारे में भी बताते हैं कि मेरा जूता ऊपर से ढका हुआ है लेकिन उसके जो तले हैं वो फट चुके हैं। मैं जब चलता हूँ तो लहूलुहान हो जाता हूँ। मेरे पैर की अंगूठा बिल्कुल लहूलुहान हो जाता है। हाँ ये सच है कि भाई लेखकों की ये स्थिति रही है, और वो मतलब आप स्थिति देख रहे हैं कितनी दयनीय है। दोनों लेखक जो हैं, एक का तो है कि उसका अंगूठा बाहर झाँक रहा है और दूसरे का तलवा बिल्कुल फट गया है, बिल्कुल ज़मीन को छू रहा है, बिल्कुल रेत को छू रहा है, मिट्टी को छू रहा है, और वो रेत या मिट्टी रगड़ खाकर लहूलुहान कर देती है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं है पर्दे का महत्व क्या होता है, और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, हम सिर्फ दिखावे को कुर्बान हो रहे हैं, और तुम दिखावे की तरफ जा ही नहीं रहे हो। लोग तो दिखावे पर मर रहे हैं और तुम दिखावे पर नहीं जा रहे हो। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, मैं तो नहीं पहन सकता। और मतलब फटा हुआ जूता मैं मतलब लोगों को दिखेगा ऊपर से फटा हुआ है, मैं नहीं पहन सकता हूँ। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँगा। फ़ोटो भाई ज़िंदगी निकल जाए, मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगी इस तरह से। चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, भले ही कोई मेरी जीवनी छाप दे बिना फ़ोटो के, लेकिन मैं ऐसे नहीं खिंचवाऊँगा फ़ोटो। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? मतलब जो तुम फ़ोटो में मुस्कुरा रहे हो, मैं जानता हूँ उसमें दर्द है, लेकिन क्यों कैमरे के आते ही वो चेहरे पर मुस्कान लानी पड़ रही है? मेरे हौसले पस्त कर देती है तुम्हारी ये मुस्कान। क्या मतलब है इसका? ऐसी मुस्कान का क्या मतलब है कि तुम अंदर से खुश नहीं हो, लेकिन जब भी कैमरा उठा और उन्होंने कहा रेडी प्लीज़, और तुम हंस के थैंक यू बोल देता है कैमरे वाला। क्या होरी का गोदान हो गया?
क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? भाई ऐसी कौन सी विडंबना हो गई, ऐसे कौन सी तुम्हें दर्द है जो तुम उसमें झलका रहे हो उस फोटो में? ये इनके जो खुद कृतियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता। माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मुझे तो ऐसे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, तभी ऐसी मुस्कान मालूम हो रही है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह मेरी जनता के लेखक। मैं तुम्हारा जूता, मेरे मतलब नज़र ना वहीं अटक गई है। फ़ोटो में देख रहा हूँ लेकिन नज़र मेरी जूते पर से हट ही नहीं रही है। कैसे फट गया होगा ये? मेरी जनता के लेखक, आम जन के लेखक हो तुम, अपने जूते का ख्याल नहीं है तुम्हें? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या तुमने बहुत चक्कर काटे हैं जो तुम्हारा जूता फट गया? क्या बनिए के तगादे से बेचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हे या घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। देखो, दायां वाला तो बिल्कुल ठीक है, बाएं वाला जो है वो जूता देख लीजिए आप, यहाँ से अंगूठा नज़र आ रहा है। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई द्वारा, याद रख लेना। और देखो, अब ये आपसे ना लाइन पूछी जा सकती है इस तरह की, 1 मिनट, हाँ ये वाली ना, ये देखिए इस तरह की ये लाइन दे दी और पूछा जाएगा किसका है, तो याद रखिएगा ये है कुंभन दास जी का लिखा हुआ। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया साहब? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम रही होगी, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। देखो यहाँ पर देख लेना, पूछ रहे हैं भाई जूता कैसे फट गया होगा? क्या तुमने किसी सख्त चीज़ पर ठोकर मार दी थी क्या? क्या कोई चीज़ परत दर पर सदियों से जमी हुई थी और शायद तुमने उसे ठोकर मारा होगा, इसलिए तुम्हारा जो है जूता फट गया होगा? क्या कोई टीला था जो रास्ते में खड़ा था और तुमने उसे हटाना चाहा होगा, इसलिए फट गया होगा? तो भाई ऐसा अगर था तो तुम उससे बचकर निकल जाते ना, बगल में से निकल जाते। क्यों उसके साथ में कुश्ती करने लगे? टीलों से समझौता भी तो हो सकता ना। अगर टीले खड़े हुए थे तो तुम अपना पैर आजमा क्यों रहे थे? तुम अपना जूता वहाँ क्यों आजमा रहे थे? तुम साइड से, बगल में से भी तो निकल सकते थे। क्या सभी नदियाँ थोड़े ही फोड़ती हैं पहाड़ों को? भाई अगर नदियाँ हैं, पहाड़ से वो निकल रही हैं तो वो रास्ता बना लेगी ना, वो ये थोड़ी पहाड़ कोई तोड़ती हुई निकल जाएंगी। तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भी बगल से निकल जाते ना। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही तोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। कोई रास्ता अपना चेंज कर लेती है और घूमकर निकल जाती है। सभी थोड़ी पहाड़ों को तोड़ तोड़ के निकल जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, लगता है कि तुम समझौता ही नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब ऐसा संकेत मिल रहा है कि जिसे तुम पसंद नहीं करते, घृणित समझते हो, तुम्हारी हाथ की उंगली नहीं उसकी तरफ इशारा करती, यानी कि तुम्हारी पैर की उंगली ज़रूर इशारा करती होगी। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसकी तरफ तुमने ठोकर मार मार के जूता ही फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो।
तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। हरिशंकर परसाई अपने लिए कह रहे हैं कि उंगली तो मेरी छुपी हुई है पैर की, तलवा घिस चुका है, ठीक है, यानी कि दिखावा दिखावा है ना, नीचे से बिल्कुल फट चुका है, लहू लुहान हो रहा है पैर, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ठीक है, यानी कि दिखावे में जी रहे हैं लोग। तो क्या तुम उस पर हंस रहे हो, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो, क्या तुम उन लोगों पर हंस रहे हो। चलिए, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकाल आई पर पाँव बच रहा है, मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात, समझता हूँ उंगली का इशारा, समझता हूँ तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान, समझता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत था। देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। ये अभ्यास प्रश्न उत्तर आ गए हैं। ये देख लीजिए, शब्द अर्थ देख लेते हैं एक बार, या ये देख लो पाठ्येतर सक्रियता देख लो एक बार, है ना। महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे पता लगाइए। ये देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए आप ज़रूर, स्टार। महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ इसी प्रकार से चित्रण किया है, उसे भी पढ़िएगा। तो पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा ने मतलब कौन सा नामक जो संस्मरण था उसमें राजेंद्र प्रसाद का इसी प्रकार चित्रण किया था, वो था राजेंद्र बाबू के नाम से। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही। अब देखो, अमृत राय लिखते हैं प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही, तो ये पूछ सकते हैं प्रेमचंद कलम का सिपाही किसने लिखा, तो अमृत राय ने लिखा। देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत खास है। NCERT द्वारा निर्मित फिल्म नर्मदा पुत्र हरिशंकर प्रसाई देखें। हरिशंकर प्रसाई को नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आइए, उपहास मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी। आग्रह यानी पुनः पुनः निवेदन करना। क्लेश यानी दुख। तगादा यानी कि तकाजा। पन्हेया देसी जूतियाँ। बिसरना फूल भूल जाना। नेम यानी कि नियम। धर्म यानी कर्तव्य। बंद फीता, मैंने भी बताया फीता यानी लेसिस, इनको बोलते हैं। बेतरतीब यानी अव्यवस्थित। ठाट यानी शान। बरकरार यानी कि बचाकर। ये याद रखिएगा, इनमें से प्रश्न भी बन जाएंगे कि इनका अर्थ क्या है। यह भी जाने देख लो एक बार, कुंभन दास के बारे में देख लो। ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे कुंभन दास, तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इस संदर्भ में कही गई पंक्तियां का उल्लेख लेखक ने इस पाठ में भी प्रस्तुत किया है। चलिए, यहाँ पर ये वाला पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मेरे कहने से 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर ये हर बात समझ में आ जाएगी। सुनने से ज़्यादा याद होता है, मैं कहूँगी सेंसेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सुनिए, कई बार सुनिए और तैयारी रखिए अपनी। चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना सभी लोग ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।